आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर चेंजिंग मास के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको ये बताता है कि हाउ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट। यानी कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि ये कार हो, और इस कार पर ये शख्स क्या कर रहा है, इस कार को अपने से दूर धकेल रहा है। तो ये असल में क्या कर रहा है, इस कार पर दाएं जानिब एक फोर्स लगा रहा है, और इस कार का बजाते खुद कुछ ना कुछ मैस है। तो फोर्स लगाने से जिस रफ्तार के साथ ये कार मूव कर रही होगी वो रफ्तार बदलेगी। तो अगर शुरू में ये कार रफ्तार जो है जिसके साथ ये मूव कर रही है वो मिसाल के तौर पे अगर vi है, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कह रहे हैं, तो फोर्स लगाने से इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है अब वो तब्दील होके क्या हो जाएगी, vf, जो कि फाइनल वेलोसिटी है। तो अब जितना ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के लिहाज से उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो एक्सेलरेशन a थी वो असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी किसके, फोर्स के। यानी कि जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के लिहाज से, तो उतनी ज्यादा ही एक्सेलरेशन होगी। इसी तरह ये जो एक्सेलरेशन है जो कि वेलोसिटी का चेंज है टाइम के लिहाज से, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी उस मैस के जिस ऑब्जेक्ट को आप मूव करवाना चाह रहे हैं। तो जितना मैस ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी में तब्दीली उतनी कम आएगी, और जितना मैस कम होगा सेम फोर्स के साथ उसकी वेलोसिटी में तब्दीली ज्यादा आएगी। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, वो ज्यादा आएगी। फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं और आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक खास फॉर्म आ जाती है जो कि असल में होती है F = ma, जिसमें F वो लगने वाली फोर्स है, m वो मैस है जिस पे वो फोर्स लग रही है, a वो एक्सेलरेशन है जिस मैस में फोर्स लग रही है उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, यानी कि जिसकी वेलोसिटी तब्दील हो रही है टाइम के लिहाज से। अब ये लॉ हमारे पास असल में तब होल्ड कर रहा था जब आप जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो तब्दील ना हो। तो चलें, यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर कांस्टेंट मैस। लेकिन अब सिनेरियो ये है कि अगर मैस तब्दील ना हो रहा हो तो फिर क्या होगा, फिर इसकी फॉर्म कैसे बदलेगी। अब जरूरी तो नहीं ना कि हर दफा आपके पास ये जो गाड़ी जा रही है इसका मैस तब्दील ही ना हो। अब फिर अगला सवाल है कि मैस कैसे तब्दील होगा, चलते चलते गाड़ी का मैस कैसे तब्दील होगा। तो इसकी एक मिसाल आप किसी मजदूर से पूछेंगे ना तो वो आपको फौरन इस बात का जवाब देगा। क्यों? क्योंकि उसका काम मिलता जुलता है। या आप ड्राइवर से भी पूछेंगे तो ड्राइवर भी आपको ये मिसाल दे देगा, और ये मिसाल वो है कि आप रेत भरे ट्रक के ड्राइवर हों, तो अगर ये जो रेत है इस ट्रक में जो मौजूद है, अगर ये उसका ऊपर वाली चीज़ खुली हुई हो, ठीक है, यानी कि कवर ना हो, तो ये रेत गाड़ी जब चलेगी तो ये रेत या मिट्टी होगी ये क्या हो जाएगी, उड़ना शुरू हो जाएगी। तो जब ये रेत गिरना शुरू हो जाएगी इस ट्रक से, तो इसका क्या मतलब होगा कि मैस क्या हो रहा है, इस पूरी गाड़ी और रेत का मिला के मैस क्या हो रहा है, ओवरऑल वो कम हो रहा है ना। तो फिर ये हमारे पास एक मिसाल बन जाती है सैंड फॉलिंग आउट ऑफ अ मूविंग ट्रक। किस चीज की एग्जाम्पल बन जाती है, चेंजिंग मैस की। इसी तरह जो रॉकेट्स जमीन की सतह से ऊपर जाते हैं, यानी कि जमीन की सरफेस से, तो आपके पास ये रॉकेट्स ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं, फ्यूल को एक्सपेल करते हैं, यानी जो गैसेज होती हैं इसमें से एक्सपेल हो रही होती हैं। तो ये जो पीली पीली आपको नजर आ रही है गैसेज हैं जो कि बर्न हुई हैं। तो जो गैसेज हैं जो बर्न होती हैं इस रॉकेट के अंदर, जैसे जैसे बर्न होती जाएगी तो असल में रॉकेट का जो मैस है वो मुसलसल क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल बन जाती है किसकी, चेंजिंग मैस की। तो हमने ये देखना है कि इन दो मिसालों के लिहाज से जिसमें मैस चेंज हो रहा हो उसके लिए आपके पास न्यूटन जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसकी फॉर्म क्या होगी। तो अब जो मैस चेंज हो रहा होता है उसके लिए हमने फोर्स को कैलकुलेट करना है, तो हम असल में इसी जो कांस्टेंट मैस वाला शुरू में एक्सप्रेशन है उसी का इस्तेमाल करेंगे और उसी से अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सिनेरियो हम ये ले रहे हैं कि हमारे पास ये जो ट्रक है इसका जो मैस है, ट्रक और रेत का मिला के जो मैस है वो m है। शुरू में जब रेत नहीं गिर रही थी तो जो वेलोसिटी थी वो असल में vi थी ट्रक की। फिर रेत गिरना शुरू होगी यानी कि मैस कम होना शुरू हो गया। तो मैस डिक्रीज होने की वजह से असल में इस ट्रक के ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है vi से चेंज होकर क्या हो जाएगी, vf। और जिस टाइम ड्यूरेशन में ये वेलोसिटी vi से vf हुई है उस टाइम ड्यूरेशन को हम कह रहे हैं डेल टी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में तब्दील होने में जो टाइम गुजरा है वो डेल टी है। और m आपके पास टोटल मैस है ट्रक और रेत का मिला के। तो फिर अब मैं कर सकता हूं कि अब इस फोर्स f यहाँ पे लिखूंगा और वो बराबर होगा हमारे पास मैस, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है,
वेलोसिटी का चेंज टाइम के लिहाज से यानी कि डेल वी बाय डेल टी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल वी बाय डेल टी। और उसके बाद हमारे पास जो डेल वी है वो असल में है आपके पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। डेल वी असल में रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी को, तो ये होगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय आ जाएगा डेल टी। अब जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो ये जो मास इन मोशन होता है इसको असल में हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो अब अगर हम इस m को मल्टीप्लाई कर दें इस हर एक टर्म के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे डिवीजन में आ जाएगा डेल टी और आपके पास ऊपर आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो मोमेंटम चूंकि हम मास इन मोशन को कहते हैं तो मोमेंटम आपके पास बराबर होता है p, और वो मोमेंटम का रिप्रेजेंट सिंबल p से करते हैं और वो बराबर होता है कौन सा मास जो कि m है और किस वेलोसिटी v के साथ वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो यानी कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो असल में मोमेंटम कहलाता है। अभी मैं यहाँ पर एरोज नहीं डाल रहा क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बार बार एरोज डालने की बजाय मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब मैं p लिख रहा हूँ या वेलोसिटी लिख रहा हूँ या फोर्स लिख रहा हूँ या एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ तो ये असल में वेक्टर क्वांटिटीज है, सिवाय मास के। और वेक्टर क्वांटिटीज आपके पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो अब आपके पास ये एम फिर क्या लिखा है, फाइनल मोमेंटम, एम क्या लिखा हुआ है, इनिशियल मोमेंटम। तो एफ हमारे पास आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी, डेल टी सॉरी। जबकि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, ये तो एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम होता है। तो आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम है यानी कि इसको हम डेल पी ओवर डेल टी कहते हैं, यानी कि अगर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज होगा तो किसके बराबर होगा, फोर्स के। अब डेल बाई डेल टी आपको बता रहा है कि टाइम के लिहाज से चेंज किस क्वांटिटी में, मोमेंटम में, वो किसके बराबर है, फोर्स के। तो अब ये चेंज हम बहुत थोड़े से टाइम के लम्हे के अंदर देख रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पर देख रहे हैं। तो ये जो डेल बाई डेल टी है ना, ये असल में रिप्लेस हो जाएगा आपके पास डी बाई डी टी से। तो फिर इस चीज को मैं लिख सकता हूं डी बाई डी टी और साथ ही आ जाएगा पी। तो जो dp बाई dt है यानी कि मोमेंटम वो क्वांटिटी है जो कि चेंज हो रही है किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से, तो वो क्या देती है, फोर्स। अब जबकि जो मोमेंटम बजाते खुद है p, वो किसके बराबर होता है, m वो मास जिसके साथ वो ऑब्जेक्ट, m जो ऑब्जेक्ट का मास है, और v वो वेलोसिटी जिसके साथ वो मूव कर रहा है। तो m v आ जाएगा यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर दो सिनेरियोज पॉसिबल है ना। हमारे जो ट्रक वाला सिनेरियो है उसमें इस ट्रक का मास भी तब्दील हो रहा है और वेलोसिटी भी तब्दील हो रही है, किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से, क्योंकि टाइम जब जो गुजर रहा है मास भी कम होता जा रहा है, यानी ये ट्रक हल्का होता जा रहा है, जबकि वेलोसिटी यानी कि जो रफ्तार है वो भी क्या होती जा रही है, साथ साथ बढ़ती जा रही है। और ये अब आपके पास डेरिवेटिव बन चुका है डी बाई डी टी का। मतलब यहाँ पे ये कि हम टाइम के लिहाज से चेंज देख रहे हैं इस क्वांटिटी में, और ये दोनों क्वांटिटीज टाइम के लिहाज से चेंज हो रही हैं। तो इस वजह से हम इस पे क्या लगा लेंगे, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। और प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है कि आप सबसे पहले ये करें कि m और v में से एक को एज इट इज रहने दें, यानी कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, और साथ आपके पास जो सेकंड क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव ले लें किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। तो m डी वी बाई डी टी आ जाएगा ये, फिर प्लस आपके पास आ जाएगा, फिर जिसको आपने एज इट इज छोड़ा था अब आपको उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको आप एज इट इज छोड़ें तो वेलोसिटी अब उसी तरह आ जाएगी, ठीक है। और साथ आ जाएगा डी बाई डी टी, और किसका आप डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि पहले हमने मास को एज इट इज छोड़ा था तो आप उसका डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से। अभी जो फोर्स F है इसमें असल में आपके पास दो एक्सप्रेशन है या दो टर्म्स हैं। एक ये वाली टर्म है आपके पास जिसको हम यहाँ पे, मैं चलो इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, गोल डब्बे के साथ, सही है। और एक को मैं ग्रीन कलर के साथ इनक्लोज कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये m, ये जो डी वी बाई डी टी है यानी कि वेलोसिटी का चेंज टाइम के लिहाज से वो क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो ये न्यूटन की सेकंड वो लॉ की फॉर्म बन जाएगी जो कांस्टेंट मास के लिए होल्ड करती है, जो कि आपके पास बराबर आई थी किसके, F इज इक्वल टू एम ए, जिसमें m वो मास था जो कि तब्दील नहीं हो रहा था, और वेलोसिटी जब टाइम के लिहाज से चेंज होती है तो वो क्या देती है, एक्सेलरेशन। इस एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा है कि अगर वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। जबकि ये एक्सप्रेशन आपको ये बता रहा है जो कि dm बाई dt है, वो असल में ये बता रहा है कि मास जब टाइम के साथ चेंज होगा तो तब भी ये होगा कि आपके पास फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होगी। जैसे कि हमारे पास इस सिनेरियो में जो ट्रक है इसका जब मास मुसलसल कम हो रहा होगा, यानी कि ट्रक मुसलसल हल्का होता जा रहा होगा, जब रेत हवा की वजह से मिसाल के तौर पर उड़ती जा रही होगी या गिरती जा रही होगी नीचे जमीन पर, तो इस ट्रक को बेशक आप एक्सेलरेट ना कर रहे हो, यानी कि जिसका जो गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है ना वो आपने नहीं दबाया हुआ मिसाल के तौर पे, यकदम अगर बहुत ज्यादा मास इसका डिक्रीज होगा ना तो ये आपके पास जो ट्रक अगर रुका हुआ है ना तो ये चलने लग जाएगा थोड़ा बहुत।
अगर नहीं यकीन आता ना मेरी बात का, तो खिलौने वाले ट्रक पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। तो अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये असल में आपके पास एक जनरल फॉर्म बन गई है न्यूटन के सेकंड लॉ की, जिसमें आपके पास वेलोसिटी अगर चेंज होगी टाइम के साथ तब भी फोर्स लगेगी, और अगर मास टाइम के साथ तब्दील होगा तब भी क्या होगा, इसका मतलब है उस बॉडी के ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। और इसी वजह से आप मिसाल के तौर समझाने के तौर पे ये जो रॉकेट वाली मिसाल मैंने दी थी आपको, जिसमें रॉकेट फ्यूल एक्सपेल करता है यानी कि फ्यूल रिलीज करता है बर्न होके, तो वो मैस जो गैस बर्न हो रही थी वो नीचे की जानिब आ रही होती है, ठीक है, जबकि आपका जो रॉकेट है वो किधर जा रहा होता है, वो ऊपर की जानिब जा रहा होता है, यानी कि फोर्स उसके ऊपर की जानिब लग रही होती है, जबकि जो उसका मैस है वो नीचे की जानिब कम हो रहा होता है, क्योंकि गैसेस बर्न होके बाहर निकल रही है ना, एस्केप हो रही है। तो अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ये जो एफ है ना, वो अभी जेनेरिकली एक्सटर्नल फोर्स हो भी सकती है, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वेलोसिटी में भी चेंज आ सकता है और मास में भी चेंज आ सकता है। लेकिन ये जो हम केस ले रहे हैं मिसाल के तौर पर ये वाला, जो कि आपके पास रॉकेट एक्सपेल हो रहा है, जिसमें फ्यूल एक्सपेल हो रहा है सॉरी रॉकेट से, तो आपके पास ये रॉकेट और ये फ्यूल आपका सिस्टम है। मिसाल के ऊपर मैं इसको एक डब्बे में बंद कर देता हूं समझाने के तौर पे, ठीक है, तो यानी कि बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स एफ है वो जीरो है। तो फिर आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ये जो एफ है इसको जो कि एक्सटर्नल फोर्स है अभी वो समझ लें कि वो कितनी होगी, अब जीरो हो चुकी है। तो आपके पास जो एम डी वी टी है, यानी कि ये टर्म जीरो होगी, तो ये प्लस और ये राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी जाके माइनस। तो क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को पहले और लेफ्ट हैंड साइड को बाद में लिख सकता हूं। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस वी डी एम बाई डी टी। अब इस एम डी वी बाई टी यानी कि वेलोसिटी जब टाइम के साथ चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स। और यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी मिसाल के तौर पर किसकी होगी, रॉकेट की ना। रॉकेट की स्पीड क्या हो रही होगी या वेलोसिटी मुसलसल क्या हो रही होगी, वो बढ़ रही होगी। जब मुसलसल गैसेस बर्न हो रही होंगी तो इसका मतलब है इसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स। और वेलोसिटी जब टाइम के साथ वैसे ही चेंज हो तो वो क्या होती है, फोर्स सॉरी एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जब मास से मल्टीप्लाई होता है तो वो फोर्स कहलाता है। इसी तरह आपके पास ये जो राइट हैंड साइड पे टर्म लिखी हुई है इसमें एक्चुअली जो आपके पास माइनस साइन है ना, वो यही तो इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में मास कम हो रहा होगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका जो रॉकेट है वो मूव कर रहा होगा। अब यहाँ पर ये m मल्टीप्लाई होता जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जो डी वी बाई डी टी है जो कि वेलोसिटी का चेंज है टाइम के लिहाज से, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो माइनस आ जाएगा v अवर m आपके पास यहाँ पर, और आपके पास साथ क्या आ जाएगा, डी एम बाई डी टी। तो इक्वालिटी और v जो कि इनिशियल वेलोसिटी होगी शुरू में वो फिक्स नंबर होगा और m भी फिक्स नंबर होगा। तो ये इक्वालिटी और आपके पास ये जो नंबर्स हैं कांस्टेंट, ये जब खत्म होते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी। तो a एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, माइनस डी एम बाई डी टी के। और ये एक्सप्रेशन आपको क्या बता रहा है कि मास जब टाइम के लिहाज से चेंज होता है तो उस ऑब्जेक्ट में क्या पैदा होती है, एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन बिल्कुल उस सिमत से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी या ऑपोजिट होगी, मुख्तलिफ नहीं कहना चाहिए, ऑपोजिट होगी जिस तरफ मास कम हो रहा होगा। तो मास असल में इस रॉकेट का किस तरफ कम हो रहा है, इस तरफ ना, नीचे की जानिब कम हो रहा है। तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, यानी कि जो फोर्स इस पे लगेगी वो भी फिर ऊपर की जानिब लगेगी। इसी वजह से ये रॉकेट आगे की तरफ मूव करता जाएगा। इसी तरह इस ट्रक का भी जब मास कम हो रहा होगा, यानी कि हवा की वजह से ये जो रेत है ना ये गिरती जा रही होगी नीचे, इस तरह मिसाल दे रहा हूँ समझाने के तौर पर, तो जो कार की एक्सेलरेशन होगी उन्होंने फिर क्या होगी, वो दाएं जानिब होगी। तो आज हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर चेंजिंग मास के बारे में पढ़ा।